हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान में बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों ये सामाजिक विज्ञान के बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये सोशल साइंस का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो 48 प्रश्न है ना आपका सभी प्रश्न एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसी नोटिफिकेशन के थ्रू से आपको जो है ना जब भी वीडियो अपलोड करे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि तीन कटिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी कि किस पर जो है ना तीन कटिया प्रणाली लागू हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगपतियों पर, और ऑप्शन बी है व्यापारियों पर, और ऑप्शन सी है श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी है किसानों पर। तो दोस्तों तीन कटिया प्रणाली जो है ना किसानों पर लागू होता है, यानी कि यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एम.एन. राय ने, और ऑप्शन बी है पी.एन. राय ने, और ऑप्शन सी है पी.सी. राय ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है एन.के. सेन ने। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना किए थे ना एम.एन. राय ने किए थे। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है 1757 ईस्वी में, और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है 1764 ईस्वी में, और ऑप्शन सी है 1786 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1857 ईस्वी में। तो दोस्तों पटना में गोलघर का निर्माण जो है ना 1786 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है यूरेनियम, और ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, और ऑप्शन सी है चूना पत्थर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोयला। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये पेट्रोलियम जो है ना पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जो है ना पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कृषि, और ऑप्शन बी है उद्योग, और ऑप्शन सी है खनिज उत्पादन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दोस्तों भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है ना कृषि है। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में लगभग जो है ना 70% आबादी कृषि पर डिपेंड रहता है, यानी कि 70% आबादी जो है ना भारत में कृषि करता है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 40 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे 48 ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। और दोस्तों यह जो 48 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए ये 48 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6ठा प्रश्न क्या कराए कि सिंदड़ी कहाँ स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पश्चिम बंगाल में, और ऑप्शन बी है झारखंड में, और ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन डी में आपका दिया वो उड़ीसा में। तो दोस्तों सिंदड़ी जो है ना झारखंड में स्थित है। यहाँ पे मोर ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 15, और ऑप्शन बी है 18, और ऑप्शन सी है 19, और ऑप्शन डी में आपका है 22। तो दोस्तों भारतीय संविधान द्वारा मानवीय जो 22 राष्ट्रीय भाषा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारतीय लोकसभा, और ऑप्शन बी है भारतीय संसद, और ऑप्शन सी है भारतीय निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली जो संस्था का नाम है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है, यानी कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या क्या है वही आप लोग को बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया स्वास्थ्य सेवाएं, और ऑप्शन बी है आवास, और ऑप्शन सी है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों मानवीय पूंजी निर्माण के जो मुख्य घटक है ना, स्वास्थ्य सेवाएं भी है और आवास भी है, और इसके साथ साथ शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी है, यानी कि ये उपर्युक्त सभी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। देखिएगा क्या कराए कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए में आपका दिया उदारीकरण को, या फिर निजीकरण को, और ऑप्शन सी है वैश्वीकरण को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें सभी। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति में जो है ना उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि ये तीनों को जो है ना सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बारदोली, और ऑप्शन बी अहमदाबाद, और ऑप्शन सी है खेरा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चंपारण। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली किसान आंदोलन के दौरान की गई थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल साइंस के ओरिजिनल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये मॉडल पेपर जो है ना बिहार बोर्ड का ओरिजिनल है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100%, ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता, और ऑप्शन बी अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, और ऑप्शन सी है नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कांग्रेस के जो है ना कलकत्ता में हुआ था और सितंबर 1920 ईस्वी में पारित हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है दास कैपिटल को, और ऑप्शन बी है वार एंड पीस को, या फिर स्पार्क को, और ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो दोस्तों समाजवादियों के बाइबल जो है ना किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1954 ईस्वी में, और ऑप्शन बी 1960 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1946 ईस्वी में। तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि देखिएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लुई 18वां, और ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका है रूस में, या फिर जापान में, और ऑप्शन सी है चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है क्यूबा में। तो दोस्तों
साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना रूस में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1889 ईस्वी में या फिर 1881 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1883 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1885 ईस्वी में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था ना 1885 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसीलिए ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि वी.एस. नायपाल कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नोबेल पुरस्कार विजेता, और ऑप्शन बी में आपका दिया व्यापारी, और ऑप्शन सी इंजीनियर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मजदूर नेता। तो दोस्तों वी.एस. नायपाल जो है ना यह एक नोबेल पुरस्कार था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता था। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था ये बात वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है महात्मा गांधी या फिर मार्टिन लूथर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ मोहम्मद पैगंबर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ईसा मसीह। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं ईश्वर मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये जो कहा था ना मार्टिन लूथर कहा था। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन सी है कैप्टन मोहन सिंह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किए थे ना किसने किए तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उजला ग्रह या फिर नीला ग्रह, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ हरा ग्रह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लाल ग्रह। तो दोस्तों वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जो है ना क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ नर्मदा नदी पर या फिर झेलम नदी पर, ऑप्शन सी है सतलज नदी पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है व्यास नदी पर। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ना ये आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद करिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में आपका दिया पटना या फिर हाजीपुर, और ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है समस्तीपुर। तो दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है ना हाजीपुर है। यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है। ऑप्शन ए में आपका दिया भागलपुर, और ऑप्शन बी है मुंगेर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है जमुई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है साहेबगंज। तो दोस्तों कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है ना ये आपका कहाँ पे स्थित है, भागलपुर में स्थित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई से पुणे, और ऑप्शन बी है पुणे से अहमदाबाद, और ऑप्शन सी मुंबई से थाने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हावड़ा से खड़गपुर। तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चली थी ना, मुंबई से थाने के बीच चली थी। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हरियाणा, और ऑप्शन बी है पंजाब, और ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं कि भारत में कौन ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। तो दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को। देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया जूट को, या फिर तंबाकू को, और ऑप्शन सी कपास को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रबड़ को। तो दोस्तों जूट को जो है ना सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि उजला सोना किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रथम, या फिर दूसरा, और ऑप्शन सी तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चौथा। तो दोस्तों चाय के उत्पादन में विश्व में जो भारत का स्थान है ना, दूसरा स्थान में भारत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पहला कौन है, चीन है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मथुरा, और ऑप्शन बी है बरौनी, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ डिगबोई, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुवाहाटी। तो दोस्तों भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना डिगबोई है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 5 जून को, और ऑप्शन बी है 3 अप्रैल को, और ऑप्शन सी है 3 सितंबर को, और ऑप्शन डी है 1 दिसंबर को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया श्रीलंका में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी बेल्जियम में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पाकिस्तान में। तो दोस्तों सत्ता में भागीदारी की जो सर्वोत्तम प्रणाली है ना, ये बेल्जियम विकसित की। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और दोस्तों ये आपका 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तमिलनाडु। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना, ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया एक आंदोलन है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, और ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 31 जून तक, और ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ निर्वाचन आयोग को, और ऑप्शन बी है जनता को, और ऑप्शन सी है आपराधिक छवि वाले लोगों को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धनाढ्य वर्ग को। तो दोस्तों लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है ना, वो किससे, वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों जनता को है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के जो है ना मुख्य 3 अंग होते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया संघीय सूची या फिर राज्य सूची, और ऑप्शन सी है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में संघ एवं राज्यों के बीच जो अधिकारों का विभाजन होता है ना, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि ये तीनों सूची में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि ध्यानपूर्वक कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्रात्मक या फिर प्रजातंत्रात्मक, और ऑप्शन सी में आपका दिया राजतंत्र, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है ना लोकतंत्रात्मक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा क्या कराए कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया दोहरी या फिर एकल, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है ना दोहरी सरकार होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि 1971 ईस्वी के आम चुनाव कांग्रेस ने यहाँ पे देश का नारा दिया था। ऑप्शन ए में आपका दिया गरीबी हटाओ का या फिर पूर्ण स्वराज का, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1971 के आम चुनाव कांग्रेस ने जो है ना किसका नारा दिया था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों 1971 ईस्वी में आम चुनाव कांग्रेस ने जो है ना गरीबी हटाओ का नारा दिया, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान देश ने किया था, काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया जयप्रकाश नारायण ने या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने, और ऑप्शन सी नेहरू ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया था ना जयप्रकाश नारायण ने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 15 मार्च 1950 को या फिर 15 सितंबर 1950 को, और ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 को किया गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन ए में आपका दिया एटीएम या फिर ड्राफ्ट, और ऑप्शन सी है चेक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों प्लास्टिक मुद्रा जो है ना एक प्रकार का एटीएम होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया मुंबई को या फिर दिल्ली को, और ऑप्शन सी है पटना को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बेंगलुरु को। तो दोस्तों भारत की जो वित्तीय राजधानी यानी कि शहर कहा जाता है ना मुंबई को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए में आपका दिया 17 मार्च को या फिर 15 मार्च को, और ऑप्शन सी 19 मार्च को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 22 अप्रैल को। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है ना 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सोशल साइंस के 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों ये मॉडल पेपर में जो 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं ना ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल मॉडल पेपर है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिएगा यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में आपका दिया 1904 ईस्वी में, या फिर 1905 ईस्वी में, और ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1920 ईस्वी में। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था ना, कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में सहकारिता आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ना 1904 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन ए में आपका दिया पंजाब को, या फिर केरल को, और ऑप्शन सी है बिहार को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्ली को। तो दोस्तों बिहार को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में जो है ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिएगा 47 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार, या फिर चंडीगढ़, और ऑप्शन सी हरियाणा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ गोवा। तो दोस्तों भारत में जो है ना गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिएगा हमें यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न क्या कराए कि ध्यानपूर्वक देखना है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भूकंप केंद्र, या फिर अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अणुकेंद्र, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां पे भूकंप का जन्म होता है उसे जो है ना हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ 48 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किए, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 48% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 48% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज उस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमें इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो है स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कराए कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस, और ऑप्शन सी लिग्नाइट, और ऑप्शन डी में आपका दिया पीट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में ये भी बताना है कि 48% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपका दोस्त यार जितने भी कोचिंग संस्था में पढ़ाई करते हैं ना सभी दोस्त यारों में इस वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। और दोस्तों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है ना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।